अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं डॉक्टर मज़हर और आज हम आपके लिए लेके आए एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूएसए के लिए स्टडी वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मुकम्मल प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसके लिए आज हमारे साथ बैठे हैं खालिद बशीर साहब। अस्सलामुअलैकुम खालिद साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। खालिद भाई, आज हम बात करना चाह रहे हैं यूएसए के लिए स्टडी वीज़ा के लिए बच्चे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये वीज़ा की एग्ज़ाम कितनी होती है, स्टडी वीज़ा की कौन कौन सी एग्ज़ाम है और क्या है? अब बेसिकली यूएस की 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। एक F1, F2, F1 बेसिकली मेन एप्लीकेंट के लिए होता है, F2 उनके डिपेंडेंट के लिए होता है। उसके बाद J1 वीज़ा कैटेगरी होती है। J1 बेसिकली स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, लेकिन किसी ने 1 साल यहाँ पढ़ा, 1 साल या 6 माह के लिए बाहर पढ़ने जाता है। और M1 जो होती है वो बेसिकली नॉन वोकेशनल या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो लोग मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह भेजते हैं। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज है मेन, जिसके ऊपर उनके वीज़ा बेस करती है स्टूडेंट वीज़ा। ठीक। और इसमें जो है ये ग्रेजुएशन और मास्टर के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यूएस के केस में है कि आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन सबसे क्रूशियल स्टेज है यही, क्योंकि ये चीजें बड़ी मैटर करती है। क्योंकि इवन लास्ट स्टेज जब आप इंटरव्यू कंडक्ट होता है, एट दैट टाइम ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। उसमें ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है प्रीवियस, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन में जिस बच्चे ने जाना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम इंटरमीडिएट की रिक्वायर, इवन कुछ यूनिवर्सिटी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर करती है, तो वो उस पर डिपेंड है। ऑन एवरेज 65 to 70% मार्क्स होने चाहिए बच्चे के। तो अगर इतने उसके हैं तो वो उसके बेस के ऊपर फिर अप्लाई करता है। दूसरा, इवन इन सम केसेस यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन लेटर भी रिक्वायर करती है, जो कि नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटी जो कि जरा स्कॉलरशिप ज्यादा ऑफर करती है रिकमेंडेशन लेटर। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम उन्हें कहते हैं कि जी आप जो इनका एक बेसिक टेम्पलेट बना हुआ है उस पे हमें रिकमेंडेशन लेटर ना भेजें, बल्कि अपने टीचर की एक्सपीरियंस पे वो करें। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यूएस के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम रिकमेंडेशन लेटर जो है वो वेरीफाई होता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी। वो डायरेक्ट जो इन्होंने ईमेल या कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई होती है वो उस पर वेरीफाई करते हैं। अब उसी तरीके से अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट में मिनिमम 2.5 to 3, मोस्टली जो अच्छी टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी वो 3 CGPA रिक्वायर करती हैं। कुछ 2.5 भी ले लेते हैं, बट इन केस अगर आपका CGPA कम हो तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि हम ऑफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें इंग्लिश के टेस्ट कौन कौन से जरूरी एक्सेप्टेबल है? इंग्लिश के जो टेस्ट नॉर्मली एक्सेप्ट होते हैं उसमें IELTS है, TOEFL है, PTE है, इवन डुओलिंगो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो 4 डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि एक्सेप्ट होते हैं। ये सारे टेस्ट जो हैं ये सेंटर बेस होने चाहिए? जी, मोस्टली ये सेंटर। इवन डुओलिंगो जो है वो ऑनलाइन होता है तो स्टिल एक्सेप्टेबल। TOEFL IBT जो है वो ऑनलाइन होता है, तो यूएस इस केस में वो नहीं। ठीक है। और इसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह का भी कोई है रोल या कोई? जी बिल्कुल होता है। जैसे यूके का एक कट ऑफ टाइम होता है कि इतने डेज के लिए अपने स्टेट में, यहाँ पर एज पर देयर लॉ कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। इवन हर स्टेट की रिक्वायरमेंट जो है बैंक स्टेटमेंट की वो डिफरेंट है, ठीक है। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। और मोस्ट ऑफ द केसेस यूनिवर्सिटी जब आपको ऑफर लेटर भेजती है, उस ऑफर लेटर पे उन्होंने मेंशन किया होता है आपकी लिविंग कॉस्ट प्लस आपकी ये बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उन्होंने ट्यूशन फी मेंशन किया, आपने इतनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी। बट हम ऑन एवरेज जो इस वक्त फॉर्मूला लगाते हैं, हम कहते हैं कि 18,000 आप अपनी लिविंग कॉस्ट शो करें, प्लस जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आपकी रिमेनिंग ट्यूशन फी, तो वो आप इतनी बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर होनी चाहिए। तो ये I-20 क्या होता है? I-20 बेसिकली फाइनल लेटर होता है जिसके बेस के ऊपर हम वीजा फाइल करते हैं फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। I-20 जो है वो तब इशू होता है जब आपके ऑफर लेटर आ जाए, उसके बाद हम I-20 के लिए अप्लाई करते हैं। उस I-20 की बेस के ऊपर फिर आपका वीजा फाइल होता है। I-20 के लिए जो पैसे जमा करवाए जाते हैं ये रिफंडेबल होते हैं या नॉन रिफंडेबल? मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इट इज रिफंडेबल, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी पॉलिसी के तहत ये नहीं होते, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, वो $1,000 चार्ज करते हैं इसका, ठीक है। एंड वो नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। नॉर्मली जो I-20 के चार्जेस होते हैं वो $250 से शुरू होकर $2,500 तक होते हैं, ठीक है।
जो कि यूनिवर्सिटी चार्ज करे। सो इट डिपेंड्स कि आप जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके I-20 के चार्जेस कितने, इसलिए फॉर यूएस एप्लीकेशन आपको बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है कि आपके कंसल्टेंट आपको प्रॉपर्ली गाइड करें कि इसके I-20 के चार्जेस कितने हैं और क्या वो रिफंडेबल हैं भी या नहीं है। ये एम्बेसी फीस इसमें कितनी होती है यूएस के लिए? यूएस की इस वक्त जो एम्बेसी फीस है दैट इज $185, ठीक है, और जो कि आप एलाइड बैंक में जमा करते हैं उसका वाउचर बनता है, अपने एलाइड बैंक में वो जमा करनी होती है। उसके अलावा जो एक और पेमेंट होती है $350 की, वो सर्विस फी होती है जो कि एप्लीकेंट पे ऑफ करता है। ये सर्विस फीस होती क्या है? देखिए सर्विस फी बेसिकली ये उन गवर्नमेंट की फी है जो कि आपने ऑनलाइन पे करनी होती है। सर्विस फी का नेक्स्ट बहुत सारे ये अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया, क्या ये रिफंडेबल होती है इन केस ऑफ वीजा रिफ्यूजल? नहीं, ये रिफंडेबल नहीं होती, बल्कि ये वैलिड होती है फॉर 1 ईयर। अगर आपका मिसाल पहली अटेम्प्ट में वीजा नहीं लगा, ठीक है, तो ये वैलिड होगी फॉर 1 ईयर। आपने अगर दोबारा अप्लाई करना है देन यू जस्ट हैव टू पे योर एम्बेसी फी दैट व्हिच इज $185, वो पे करके पुरानी सर्विस फी के जो रेफरेंस नंबर वो आप दे देंगे तो आपको दोबारा अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये DS-160 क्या है इसमें? देखिए DS-160 बेसिकली इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। जब हम वीजा फाइल करते हैं तो ये बेसिकली 22 पेजेस का एक फॉर्म होता है जिसमें आपकी A to Z कंप्लीट डिटेल हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और आप यूं समझ लें कि इसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी इंटरव्यू की होती है, क्योंकि इसी में वीजा ऑफिसर असेस करता है आपकी तमाम चीजों को कि आया वेदर दे आर गोइंग टू ऑफर यू द वीजा और नॉट। और ये इसमें इंटरव्यू कंपल्सरी है या इंटरव्यू नहीं होता है इसमें? नहीं, इसमें फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट इट इज कंपल्सरी, फॉर स्टूडेंट वो अपीयर होंगे इंटरव्यू के लिए। अभी तक वही सेम प्रोसीजर चल रहा है, स्टूडेंट अपीयर होता है इंटरव्यू के लिए। तो ये जो इंटरव्यू होता है इसके लिए आप लोग कुछ तैयारी भी करवाते हैं बच्चों को या कुछ गाइड करते हैं या क्या इसमें होता है? कैसा इंटरव्यू लेंगे वो, कोई बच्चों को कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, हम उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। इवन हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन की सेपरेट टीम है जिनका जस्ट ऑब्जेक्टिव या उनका पर्पस ही यही है कि बच्चों को प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपने आंसर कैसे करना है, क्या क्या चीजें बतानी है, क्या नहीं बतानी। यही तो चीज है कि जो आपको डिफरेंशिएट करती है बिटवीन अ जेन्युइन स्टूडेंट और नॉन जेन्युइन स्टूडेंट के दरमियान। अच्छा खालिद भैया, आप एक दफा ये सारा सम अप करके जरा दोबारा से रिपीट कर दें ताकि हमें दोबारा से ये सारी चीजें पता चल जाए कि ये प्रोसेस क्या है। देखें मैं ब्रीफली आपको सारी चीजें एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले है कि स्टूडेंट किस बेस पे अप्लाई कर रहा है, इंटर की बेस पे अप्लाई कर रहा है, बैचलर की कर रहा है, मास्टर्स की कर रहा है, तो उसके हम सबसे पहले असेस करते हैं कि परसेंटेज क्या है, ठीक है, उसने सैट या ACT किया हुआ, ये भी बेसिकली वो टेस्ट है। अगर ये बच्चा कर लेता है तो उसके क्या होता है, एक तो एप्लीकेशन प्रायोरिटाइज की हो जाती है, स्कॉलरशिप मैक्सिमम मिल जाती है, ठीक है, वो होती है। लेकिन अगर इन केस आपके पास ये नहीं है तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत है। इन दैट केस हम IELTS की बेस के ऊपर या कोई भी इंग्लिश टेस्ट की बेस के ऊपर आपका एडमिशन प्रोसेस करवा देते हैं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, हर एक सैट और ACT का कैपेबल नहीं होता, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। हम अवॉइड नहीं करते, हम एक्चुअली देखते हैं कि बच्चे का क्या वो फ्रेम ऑफ माइंड है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता। सबसे पहले हम आता है डॉक्यूमेंट असेसमेंट। डॉक्यूमेंट असेसमेंट के बाद हम यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन देते हैं बच्चे को। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का स्टेज आता है। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद हम उसका अप्लाई करते हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फी होती है दैट वेरीज फ्रॉम $50 to $200 डिपेंडिंग $250 डिपेंड करता है कि हर यूनिवर्सिटी क्या है विच दे हैव टू पे, और वो हम उनको बता देते हैं, वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं, वो उनके लिए इजी होता है, उन्हें पता होता है कि क्या होगा। ऑफर लेटर आने के बाद मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जो कि फी आफ्टर वीजा भी ऑफर करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे केसेस में ये होता है कि बहुत सारे बच्चों का जब वीजा प्रोसेस हो जाता है तो दे डोंट पे देयर फी और वो आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है। तो हम अक्सर कहते हैं कि खुदारा जब आप अप्लाई करें तो उस यूनिवर्सिटी में जरूर जाएं, इनरोल करें, ताकि उनका आपके ऊपर एक ट्रस्ट बना रहे। क्योंकि अगर एक बच्चा एक यूनिवर्सिटी से आज छुप गया, ठीक है, तो उनका वो ट्रस्ट लेवल शेक हो जाता है और वो आगे आने वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसमें हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 1 सेमेस्टर की फी चार्ज की, कुछ ऐसी जो फी आफ्टर वीजा होती हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि हम I-20 के जब उनकी सारी रिक्वायरमेंट प्री रिक्विजिट पूरी करते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें I-20 का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उस I-20 की अपनी फीस होती है जो कि हमने डिपॉजिट से I-20 डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। वो बच्चा अपने फादर या कार्ड की डिटेल दे देते हैं या जैसे भी वो मुनासिब समझे,
हम उनकी फी पे करते हैं, उनका I-20 हमें डिलीवर हो जाता है। I-20 के बाद हम फिर उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस होने के साथ हम उन्हें कह देंगे अकाउंट में इतने फंड्स शो करते हैं। DS-160 के जो आपने पहले भी जिक्र किया, फॉर्म कंप्लीट होता है, उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन, एम्बेसी की फीस पे करते हैं। एम्बेसी फी पे होने के साथ ही हम सर्विस फी पे कर देते हैं। ये तमाम फी पे होने के बाद हम उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं। अगर हमारे सिंध या बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं तो हम उन्हें कराची रेफर कर देते हैं, पंजाब और KP के स्टूडेंट्स को, और GB के स्टूडेंट्स को हम इस्लामाबाद रेफर कर देते हैं, जो कि फेस टू फेस अपीयर होते हैं फॉर देयर इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में आ रहा है, जो बच्चे अक्सर, सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि यहाँ पे वीजा एक्सेप्टेबल होने की रेशियो कितनी है, कितने % चांसेस होंगे कि ये सारे प्रोसेस से हम अगर गुजरेंगे तो हमारा वीजा कंफर्म हो जाएगा? देखिए, एज पर द स्टैटिस्टिक्स इस वक्त करंट जो वीजा रेशियो है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट वीजा की बात, विजिट की नहीं, जो कि हजारों में रोज अप्लाई होता है और जो मोस्टली रिजेक्ट होते हैं, मैं उनकी बात में स्टूडेंट की, दैट इज अराउंड 62%। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी प्रोफाइल पे बहुत काम कीजिएगा, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे बहुत तवज्जो दीजिएगा, थोड़ा IELTS से जो भी इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं उस पर मुकम्मल फोकस कीजिएगा ताकि आपके मैक्सिमम वो हो। और सबसे लास्ट, अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको जरा रिस्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि उनके पास कंप्लीट एक्सेस होती है। दे कैन चेक कि जी आप जेन्युइन हैं नहीं हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, एंड दे हैव टू चेक दैट वन। तो इसलिए इन चीजों का आपने काफी ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। देखा व्यूअर्स, आपने आज हमने आपको पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश की है कि US स्टडी वीजा को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मामला हैं उसके। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने इतना टाइम दिया हमें। मैं चाहूंगा कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस आके हमसे आप राब्ता कर सकते हैं। खालिद भाई से मुलाकात हो सकती है आपकी। बहुत शुक्रिया आपका।